हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं आकाश जैन आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल शिक्षा डबल। और जैसे कि मैंने कल पॉलिटी क्लास शुरू करी थी, आज मेरी पॉलिटी क्लास में दूसरी क्लास होगी जिसमें आपको मैं पढ़ा रहा हूं संविधान। संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टूडेंट, कल हम कुछ बेसिक सी बातें संविधान की डिस्कस कर चुके हैं। संविधान क्यों है, कैसे है और कहां से इसको लिया गया है। और आज की क्लास में मैं उसी में कुछ चीजें ऐड करूंगा या उसी में कुछ चीजें शामिल करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है या एग्जाम में आने की संभावना है, या मोस्टली वो क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं संविधान वाली जो बात हम लोगों ने डिस्कस की थी, संविधान की कुछ डेट मैंने आप लोगों को बताई। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। ये संविधान की 3 महत्वपूर्ण बैठकें हैं जिसपे हमने संविधान की शुरुआत की। तो संविधान की शुरुआत के पहले हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कैबिनेट मिशन। मैं कल आप लोगों को बता चुका हूं कैबिनेट मिशन 1946। कितने सदस्य थे इसमें? तीनों के नाम आप लोग बता चुका हूं। और स्टूडेंट, बहुत बार कोशिश होती है कि इन क्वेश्चन में जो पूछे जाने के नाम है वो रिपीट होते हैं। स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस जो इसके लिए लीडर रहे हैं। तो आप इसमें पैथिक लॉरेंस का नाम ज्यादा रखेंगे, पैथिक लॉरेंस जो इस कैबिनेट मिशन के लीडर रहे हैं। स्टूडेंट, इसी के साथ हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको बैक में जाते हैं, थोड़ा इसके डीप में जाते हैं। लाइक संविधान सभा की बात या संविधान की बात सबसे पहले करने वाला आदमी कौन है, या संविधान सभा की मांग करने वाला ऑथेंटिक रूप में कौन है। तो हम लोग देखेंगे एक नाम 1934 में आएगा और वो नाम है एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने 1934 में पहली बार संविधान सभा की मांग की थी और बाद में बढ़ते बढ़ते ये मांग बढ़ती गई। 1938-39 में P.N. नेहरू का नाम भी इसमें आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम भी इसमें आता है। और फाइनली 1946 में ये हमारे सामने बनकर तैयार हुई संविधान सभा, और जिसमें विभिन्न डेट के हिसाब से समय समय पर लगभग 2 साल 11 महीने, मैं कल आप लोग बता सकता था 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान बनने का पूरा समय। इतने समय के बाद एक इन्होंने अपना स्ट्रक्चर दिया जिसका नाम था संविधान, और जिसको हमने बोला भारत का संविधान। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे संविधान में बनने वाली कुछ कमेटियां या कुछ समितियां जो अक्सर आपसे पूछ जाते हैं। कल एक समिति का जिक्र मैं कल आपसे कर चुका हूं लास्ट क्लास में, और समिति का नाम था प्रारूप कमेटी, प्रारूप समिति, या इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी जिसके अध्यक्ष बहुत बार पूछे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हैं, और उपाध्यक्ष की बात करूं तो के.एम. मुंशी। कल मैं इनको बता चुका हूं। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ समितियां बनी थी जो हमारे लिए जरूरी है। एक समितियां बनने का मतलब था इसमें एक विदेश मंत्रालय की समिति, मौलिक अधिकारों की समिति, मौलिक अधिकारों की समिति, और वही मौलिक अधिकारों की उप समिति। ये क्वेश्चन तो स्टूडेंट अभी कुछ टाइम पहले एग्जाम में आया, मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष। मैं आपको बारी बारी सारी समितियां बताऊंगा, लगभग 8 से 10 समितियां हैं, लेकिन पढ़ने के लिए हमारे लिए कुछ ये 2 से 3। विदेश मंत्रालय समिति किसके पास है? तो पंडित नेहरू जी के पास। और मौलिक अधिकारों की समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। वही उप समिति की बात करूं तो जे.बी. कृपलानी। ये तीनों नाम विभिन्न थे, मौलिक अधिकारों की उप समिति या मौलिक अधिकारों की समिति जो हमारे लिए रिप्रेजेंट होती है। साथ ही साथ स्टूडेंट, हमें संविधान बनाने के लिए कानूनी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया का मतलब था जिसके बेस पे देश में हम संविधान को लागू करेंगे या जिसके बेस पे हम संविधान में कुछ चीजों को इन्वॉल्व करेंगे। इसी के साथ इन्वॉल्व करने के लिए हमें कुछ डेट, लाइक आप लोग सभी जानते हैं राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय झंडा, ये सारी चीजें हमारे लिए एक्सेप्ट की गई। और बहुत बार आप लोग एग्जाम में इनकी सीधे सीधे डेट पूछ जाते हैं। लाइक मैं बात करूं संविधान सभा की अंतिम बैठक तो 24 जनवरी 1950, ये पहली बैठक थी हमारी, ये दूसरी बैठक, ये तीसरी बैठक और ये अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, और जिसमें हमने संविधान सभा के अध्यक्ष को समाप्त या अध्यक्ष पद को समाप्त कर, अध्यक्ष में कौन थे हमारे? राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष पद को समाप्त करके एक नया पद हमने बनाया जिसका नाम था राष्ट्रपति। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में, बहुत लोगों की गलती होती है कि भारत में राष्ट्रपति कब चुने गए थे, कब बने गए थे। तो 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे।
आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जिस दिन संविधान सभा का अंतिम सेशन हुआ और उसी दिन हमने संविधान सभा के अध्यक्ष का पद समाप्त कर एक नया पद बना लिया था राष्ट्रपति, और जिसके बाद हम 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से गणतंत्र हुए, जहां हम अपने को सेल्फ में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। गणतंत्र का मतलब है हम अपने घर के फैसले खुद ले पाए। इस तरीके से कुछ डेट हमारे लिए जरूरी होती है। आगे देखते हैं कुछ और डेट, लाइक हम लोग बात करें भारत में संविधान में जो शामिल किया गया राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय झंडा और बहुत सारे जो मैं आप लोगों को लिखवाने वाला हूं आगे क्लास में, वो हम लोग एक पर्टिकुलर क्लासेस करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक के नाम से। स्टूडेंट, अब कुछ बातें जो हमारे संविधान की है जो शुरुआत से करते हैं, शुरुआत से करने का मतलब है इनके अलावा, ये मैं आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, आगे कुछ जो बातें डिस्कस करनी है वो संविधान की प्रेजेंट के हिसाब से। प्रेजेंट का मतलब है जब हम संविधान में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, लाइक संविधान है क्या और क्यों है। संविधान क्या और क्यों में एक सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर हम लोग देखें इंडेक्स की बात किताब के रूप में, तो संविधान के जो इंडेक्स के रूप में हम लोग देखते हैं वो है हमारी प्रस्तावना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेम्बल। प्रस्तावना का मतलब था हम पूरे संविधान को एक बेसिक तौर पर या एक कच्चे स्ट्रक्चर के तौर पर नॉर्मल रूप से समझ सके, जान सके और लोगों के बीच रह सके। लोगों के बीच रखने का मतलब है जस्ट बिकॉज ऑफ लोग कुछ छोटी बातों से पूरे संविधान को जान पाए। अगर आपको संविधान पढ़ना है और आप पूरा संविधान नहीं जानना चाहते हो तो खाली आप प्रेम्बल के बेस पर भी संविधान को समझ सकते हैं। कुछ लोग संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र भी कहते हैं। परिचय पत्र, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। इस तरीके की बात, संविधान का हृदय, संविधान की कुंजी, बहुत सारे नाम रिपीट हुए हैं, मैं सब नाम आपके साथ रिकॉल करूंगा। संविधान का हृदय, संविधान की कुंजी। तो स्टूडेंट, मैं बात कर रहा था संविधान की जो स्ट्रक्चर, प्रस्तावना, इसको अन्य नामों से भी जानते हैं। जैसे अगर हम बात की जाए एक परिचय पत्र, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। स्टूडेंट नोट करना, काम आएगा कि संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र भी कहते हैं। और परिचय पत्र कहा था पालकी वाला ने। इसमें नोट करना जरा जरूरी है, MNA पालकी वाला है जिन्होंने इसको कहा था संविधान का परिचय पत्र। और वही बात करूं, इसी को एक नाम और जानते हैं, संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा और साथ ही साथ संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी। एक नाम और मिलता है संविधान की आत्मा और संविधान की कुंजी, जिसमें हम लोग देखते हैं संविधान की कुंजी के रूप में जो रिप्रेजेंट किया गया है वो किया है ठाकुर दास भार्गव ने। ठाकुर दास भार्गव जो इसको संविधान की आत्मा और संविधान की कुंजी के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कि संविधान को परिचय पत्र किसने कहा, प्रस्तावना को संविधान का, तो एल पालकी वाला ने। और वही संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, प्रस्तावना किसने कहा, तो ठाकुर दास भार्गव ने। ऐसे विभिन्न नाम हैं जो आप लोगों के लिए जरूरी बनेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे मैं चीजें आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता जाऊंगा और थोड़ी सी चीजों को हम लोग बढ़ाते चलेंगे। वही बात करते हैं संविधान के अन्य तत्वों की या अन्य तथ्यों की, जिसमें हम संविधान को कॉमनली तौर पर पढ़ेंगे। लाइक कॉमनली तौर पर पढ़ने का मतलब है जिसमें संविधान अपने को रिप्रेजेंट करता है। लाइक एक क्वेश्चन और कॉमन सा कि संविधान पे साइन मुख्य रूप से अंतिम रूप से कितने लोगों ने किए। अब ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा। लगभग 284 सदस्यों ने संविधान पर साइन किए थे या संविधान पे अंतिम रूप से साइन किए थे, जिसमें संविधान को दिखाया गया या संविधान को स्वीकार किया गया 284 लोगों के द्वारा। एक बारी में 284 लोगों के साइन है जो वर्तमान में भी संविधान पे साइन है। जैसे जैसे संविधान बनता गया ऐसे ऐसे संविधान में चीजों को शामिल करने की प्रवृत्ति इन्वॉल्व होती गई या हम लोगों ने उसमें संविधान को शामिल करने के फैक्ट रखे हैं। संविधान हमें बताता है कि एक कानूनी प्रक्रिया के द्वारा हम किस प्रकार अपने देश को चला सकते हैं, अपने देश को
एक मेंटेन लेवल पर रख सकते हैं। अगर सपोज कानून प्रक्रिया नहीं होगी तो देश किस तरीके से चलेगा और किस प्रकार नहीं। संविधान में होने वाली विभिन्न गतिविधियां ही संविधान को मजबूत बनाती हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना एक इंडेक्स, वही जो परीक्षा पत्रिका संविधान के आत्मा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं कुछ शब्दों की। हमें प्रस्तावना आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपनी इमेज के द्वारा, और जिसमें हम लोग देखेंगे प्रस्तावना में लिखे हुए। प्रस्तावना से जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा था कि प्रस्तावना अब तक कितनी बार संशोधन हुए हैं, तो प्रस्तावना में अब तक एक ही बार संशोधन हुआ है, और वो संशोधन है 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 प्रस्तावना में एक ही बार परिवर्तन हुआ है या एक ही बार संशोधन हुआ है, जिसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। पहला शब्द है समाजवाद, दूसरा अखंडता और तीसरा धर्मनिरपेक्ष। इसमें दोबारा बोलता हूं मैं, ये वर्ड्स आप लोगों के लिए जरूरी है। पहला वर्ड जो संविधान में शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में, वो पहला वर्ड था समाजवाद या समाजवादी, दूसरा वर्ड था अखंडता और तीसरा वर्ड था धर्मनिरपेक्ष, या इसी को हम लोग पंथ निरपेक्ष के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 शब्द हमारी प्रस्तावना में एक संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारी प्रस्तावना में शामिल किए गए। अभी हाल ही में एक पेपर में पूछा गया था कि प्रस्तावना में कितने संविधान संशोधन हुए हैं, तो प्रस्तावना में केवल एक ही संविधान संशोधन हुआ है और वो है 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके द्वारा समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों को संविधान में शामिल किया गया था। वही बात करते हैं संविधान की कुछ चीजों की। लगभग जो संविधान की बैठकें हुई है, कुछ किताबें 11 कहती हैं, कुछ किताबें 12 कहती हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ पहली, दूसरी के साथ और लास्ट वाली बैठक शेयर कर चुका हूं। अन्य बैठकों की हम लोग बात करेंगे जब थोड़ा सा डीप करेंगे। फिलहाल के लिए आपके एग्जाम में ओरिएंटेड इतना ही है, जैसे जैसे चीजें बनती जाएगी ऐसे ऐसे चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। शेयर करने का मतलब है आप उन चीजों को थोड़ा डीप पढ़ पाएंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी कुछ इंट्रो क्लासेस हैं, जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ेगा ऐसे ऐसे हम इन चीजों को बढ़ाते जाएंगे। बढ़ाने का मतलब है आप इन चीजों को सीखेंगे हमारे साथ, जैसे जैसे हम लोग वीडियो बनाएंगे ऐसे। देखो जरा स्टूडेंट, कुछ चीजें और है संविधान के बारे में, लाइक संविधान को लिखा गया, जैसे आप लोग जानते हैं भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और मौखिक संविधान है। अब संविधान लिखा गया था पहले 2 भाषाओं में, हिंदी भाषा में भी और इंग्लिश भाषा में। इंग्लिश भाषा में लिखने के लिए अलग जाना जाता है और हिंदी के लिए अलग। हिंदी की बात करूं तो जो मूल प्रति संविधान की लिखी गई थी राम जायदा ने, नारायण रायजादा। संविधान की एक मिनट भैया क्लोज करना, बड़ी भूल गया। संविधान लिखा गया, आप लोग जानते हैं भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित और मौखिक संविधान है। संविधान की बात करूं, भारत के संविधान की जो सबसे पहले लिखा गया था वो इटालिक इंग्लिश में, या आप कह सकते हैं मूल संविधान जो लिखा है इटालिक इंग्लिश में। और ये लिखा किसने है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। स्टूडेंट नाम इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। लाइक अगर आपसे पूछे संविधान की मूल प्रति को किसने लिखा है, लिखे तो इंग्लिश में, इटालिक में, और लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। वही हम लोग दूसरी बात करें, जैसे हम लोग पेपर देने वाले हैं यूपी का, तो यूपी की जो राज्य भाषा है वो हिंदी है, इसीलिए संविधान का जो हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ, हिंदी में, वो हिंदी में जो ट्रांसलेशन किया था वो किया था बसंत कृष्ण वेदैया ने। बसंत कृष्ण वेदैया। तो स्टूडेंट ये दोनों नाम आप नोट कीजिए, जरूरी है कि संविधान की जो मूल प्रति थी इटालिक में या इंग्लिश में किसने लिखी थी, तो वो लिखी है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और वही बात करूं हिंदी के ट्रांसलेशन की, तो वो लिखा है बसंत कृष्ण वेदैया ने। ये दोनों नाम हमारे लिए जरूरी है। इसमें एक पॉइंट और बनता है हमारे लिए, अगर मैं संविधान की किताब को देखूं तो संविधान की किताब पे इतने भाग में ही लिखा गया है, बाकी जो ये अन्य भाग है इस पे चित्रकारी की गई है, इस पर चित्रकारी की गई है। और वो चित्रकारी की किसने गई है, वो किसने की है चित्रकारी, तो वो चित्रकारी की है शांति निकेतन ने। आप लोग जानते होंगे शांति निकेतन के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर वाला, बिल्कुल
रविंद्रनाथ टैगोर वाला शांति निकेतन। जो संविधान के मूल भाग है या संविधान के मूल पेज है जिन पर छायाकृति की गई है, कला की गई है, वो कला की है शांति निकेतन ने। और संविधान की जो मूल कॉपी है इंग्लिश या इटालिक की, वो लिखी किसने है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और वहीं संविधान के हिंदी ट्रांसलेशन की बात करूं तो बसंत कृष्ण वैद्य ने। ये तीन नाम हमारे लिए जरूरी है जो संविधान में मुख्य रूप से संविधान की बेसिक क्लासेस में पूछे जाते हैं। अब संविधान है क्या और क्यों है? स्टूडेंट ये चीजें कॉमन सी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो लगता है कि मुझे जरूरी है आपके एग्जाम में आने के लिए, तो इन चीजों को छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। जैसे जैसे मुझे लगेगी चीजें मैं वापस से आपको रिकॉल कराऊंगा। तो हम लोगों ने अभी संविधान का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर देखा, प्रस्तावना देखी। किसने संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा? तो पालकी वाला ने। किसने संविधान को संविधान की आत्मा या कुंजी कहा? तो ठाकुरदास भार्गव ने। किसने संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ? तो एक ही संशोधन, 42वें संशोधन 1976। और समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता शब्दों को शामिल किया गया। संविधान में जो मुख्य रूप से साइन थे लगभग 284 लोगों के साइन थे। और संविधान की बात करूं तो संविधान का जो पहला सभा का स्ट्रक्चर था वो एम.एन. रॉय ने 1934 में दिया था। ये कुछ कॉमन से पॉइंट थे जो हमारे जरूरी है। संविधान को लिखने की बात तो दो भाषाओं में मूल रूप से जो हमें दिखाई दिया, हिंदी और इंग्लिश। अब हम संविधान को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है कि संविधान में है क्या और कैसे ये संविधान हम लोगों के सामने आया। संविधान का सामने आने का मतलब था संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियां और संविधान में शामिल अनुच्छेद, संविधान में शामिल अनुच्छेद। तो स्टूडेंट मैं संविधान आप लोग सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं जिससे आपकी थोड़ी सी जो समझ है पॉलिटिकली आसान हो जाएगी। पहले हम लोग शुरू करेंगे संविधान के भाग। आज का जो हमारा टॉपिक है संविधान के भाग। यहां आप दो वर्ड याद रखना कि एक तो मूल और एक वर्तमान। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं इन दोनों वर्डों का। मूल का अर्थ है 26 जनवरी 1950 और वर्तमान का अर्थ है आज। ये दोनों चीजें जरूरी है। तो मैं आप लोग के साथ जो शुरू कर रहा हूं संविधान के भाग। संविधान में मूल जो भागों की संख्या है वो थे 22 भाग, ये 22 पार्ट। और आज जो है वर्तमान में वो है 25 भाग या पार्ट। तो स्टूडेंट ये आप लोगों के लिए क्लियर होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 22, और जो वर्तमान में बढ़कर कितने हो गए? 25। अभी जो हम लोग शुरू करने वाले हैं लाइक भाग 1। भाग 1 क्या कहता है? आज मैं आप लोगों को कुछ लिमिटेड से कराऊंगा। भाग 1 कहता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। साथ ही साथ हम अनुच्छेद भी कनेक्ट करते चलते हैं। जो भाग 1 में अनुच्छेद शामिल है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो भाग 1 जो संविधान का है वो बताता है कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं और कितने राज्यों को राज्य लीड करते हैं और कितने केंद्रशासित प्रदेशों को राष्ट्रपति या देश की जो मेन संसद है वो लीड करती है। तो स्टूडेंट कॉमन से क्वेश्चन तो वही जो हम लोग देखेंगे। तो भाग 1 कहता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। किसी राज्य क्षेत्र की सीमा कितनी होगी, कितनी भूमि उसके पास होगी, ये सारी चीजें हमारे लिए भाग 1 में शामिल होती है। तो स्टूडेंट एक पॉइंट आप लोग यहां नोट करके लिख लेंगे। वर्तमान के डाटा के अनुसार भारत में जो राज्यों की संख्या है, भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या, वर्तमान में राज्यों की संख्या, वर्तमान में जो राज्यों की संख्या है वो है 28 राज्य। और वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं या यूनियन टेरिटरी की बात, भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। तो ये डाटा आप लोगों के लिए जरूरी है कि भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। वही आजादी के समय की बात करूं तो ऐसे तो जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग लिख लेंगे तो इससे बेटर रहेगा आपके लिए। जो आजादी तो हम लोग देख रहे हैं भाग 1 संघ तथा राज्य क्षेत्र। स्टूडेंट इसमें ना आपको ये कॉमन रोमन संख्या भी जरूरी है, ये संख्या भी याद रखनी जरूरी है। इस प्रकार के डिजिट हमें एग्जाम में मिलती है। तो भाग 1 हमारा कहता है संघ तथा राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद शामिल है 1 से 4 तक।
और ये जो हमें बताता है वर्तमान में राज्यों की संख्या, राज्यों की सीमाओं का निदान, और राज्य कितनी सीमा तक रहते हैं, उनकी सीमा कितनी है, कितने बॉर्डर हैं, ये सब। वही केंद्रशासित प्रदेशों की बात करो तो 8। ये भाग 1 हमारा है। वही भाग 2 देखें, भाग 2 हमें कहता है नागरिकता। भाग 2 हमें कहता है नागरिकता। स्टूडेंट मैं इनके जो अनुच्छेद आपको दोबारा कराने वाला हूं, अनुच्छेद में जरूरी कराने वाला हूं, जो मुझे लगेगा कि जरूरी है। फिलहाल जो मेरा एक मोटिव है आपको कम समय में इन चीजों को जल्दी से रिकॉल कराना। जैसे हम लोग अभी भाग देख रहे हैं तो कुछ भाग को ऐसे रिकॉल करें जो हमारे लिए जरूरी है। लाइक मैंने बोला भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो बताता है किस राज्य की कितनी सीमा है, किस राज्य की कितनी बाउंड्री है या कितनी जमीन उसके पास है, इस तरीके से। भाई दूसरा राज्य जो भाग है हमारा, वो हमें कहता है नागरिकता या सिटीजनशिप। भाग 2 हमारा जो संबंधित है नागरिकता से या सिटीजनशिप में। इसमें भी जो अनुच्छेद शामिल है वो अनुच्छेद शामिल है लगभग 5 से लेकर 11 तक। 5 से लेकर 11 तक। तो स्टूडेंट भाग 2 बताता क्या है? भाग 2 बताता है किसी देश में रहने वाले नागरिकों का या किसी देश में रहने वाले व्यक्तियों की आइडेंटिफिकेशन। जैसे हम लोग भारत के नागरिक हैं, वी हैव सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, हमारे पास है नागरिकता इंडिया की। ऐसे हर देश में रहने वाले व्यक्ति के पास एक देश की नागरिकता होती है और उन्हीं के बारे में हमारे भाग 2 में बताया गया है। लेकिन भाग 2 में बताने के साथ साथ हमें कुछ अन्य चीजें भी बताई गई हैं। जैसे जब बंटवारा हुआ तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों को कैसे नागरिकता दी गई, भारत से पाकिस्तान आने वाले लोगों को कैसे नागरिकता दी गई, जो विदेश में लोग रहते हैं उनको कैसे नागरिकता दी गई, इस प्रकार की बातें हमारे लिए भाग 2 में शामिल की गई है, जिसको हम सीधे सीधे नागरिकता से समझते हैं या सिटीजनशिप से समझते हैं। भारत में रहने वाले लोग किस प्रकार नागरिकता ले सकते हैं, किस प्रकार नागरिकता छोड़ सकते हैं, या कितने समय रहने के बाद उन्हें नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इस सब चीजें हमारे लिए भाग 2 में शामिल की गई है। तो आप लोगों के लिए जो सिंपल सा क्वेश्चन है वो जरूरी है कि भारत के संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है, तो नागरिकता से। और इसमें किस अनुच्छेद है, कितने अनुच्छेद शामिल है, तो अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक। तो स्टूडेंट वही कोई बात है, जैसे मैं आप लोगों का अनुच्छेद कराऊंगा तब मैं इन चीजों को आपके सामने प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाऊंगा। फिलहाल एक बेसिक मॉरल या एक बेसिक पॉइंट के साथ मैं आप लोगों को इनको समझाने का प्रयास करूंगा। तो अगला जो भाग है हमारा इंपोर्टेंट है, भाग 3। स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट भाग है और इससे क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बनते हैं। डेफिनेटली बनने का मतलब है जो हमारे लिए कोई एक ऐसा पेपर नहीं है जिसके अंदर भाग 3 से क्वेश्चन ना हो। तो भाग जो 3 है हमारा वो है मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का, या जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट। भाग 3 जो हमें बताते हैं वो बताते हैं मौलिक अधिकार। और ये भाग जो है भाग 3 हमारा अनुच्छेद है 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक एक भाग 3 है हमारा, जो पूरे के पूरे मौलिक अधिकारों का वर्णन देता है। स्टूडेंट अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो संविधान का जो भाग 3 है वो मैग्ना कार्टा है। तो संविधान का हिस्ट्री को एक नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, नोट करके आप लोग लगाओ संविधान का मैग्ना कार्टा, संविधान का मैग्ना कार्टा। स्टूडेंट ये वर्ड मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा मैग्ना कार्टा क्या है। ये एक इंग्लैंड से शुरू हुई कहानी है कानून के रूप में अतिरिक्त पावर देने के लिए। तो संविधान का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। और अगर आपके ऑप्शन में भाग 3 नहीं है तो आप मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये बात हुई हमारे भाग 3 की, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको चाहता हूं कि यही एक बार मौलिक अधिकार रिकॉल कराता चलूं, जिससे जब मैं आपको दोबारा मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा तो आप इन चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे और जल्दी से अच्छी समझ पाएंगे। तो अगर मैं बात करूं मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो 6 है। लेकिन वही अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। एक 7वां क्यों हटा, कैसे हटा, मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो फिलहाल हम देखते हैं 6 के 6 मौलिक अधिकार। जो हमारा पहला मौलिक अधिकार है वो है समानता का मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार। तो दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्टूडेंट तीसरा हमारा मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के
विरुद्ध अधिकार। इसमें जो चौथा मौलिक अधिकार है हमारा वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा जो मौलिक अधिकार है हमारा वो है शिक्षा संस्कृति का अधिकार। शिक्षा संस्कृति का अधिकार। और जो छठा और अंतिम हमारा वर्तमान मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। स्टूडेंट ये है हमारे मौलिक अधिकार जो हमारे लिए काम करते हैं। मौलिक अधिकारों का मतलब है जो हमें या फिर एक जन सामान्य को जीने में सहायता करते हैं, आने जाने में सहायता करते हैं, खाने पीने में सहायता करते हैं और कहें तो उनकी जीवन को चलाने में सहायता करते हैं। ये जो मौलिक अधिकार है हमारे, ये हमने लिए हैं अमेरिका के संविधान से। स्टूडेंट पूछा जाता है जो मौलिक अधिकार का स्ट्रक्चर है वो हमने कहां से लिया है, तो ये लिया है हमने अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान थे। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से हमने मौलिक अधिकारों का स्ट्रक्चर लिया, जिसमें देश में रहने वाले हर व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की संरक्षण या मौलिक अधिकारों की जानकारी या मौलिक अधिकार मिलते हैं। भारत के रहने वाले हर व्यक्ति को ये 6 मौलिक अधिकार मिलते हैं, जिससे वो अपने जीवन को चला पाते हैं और अपने जीवन को सामान्य बना पाते हैं। स्टूडेंट ये 6 मौलिक अधिकार करते क्या है, ये कैसे हम इनको देखते हैं, ये मैं आप लोग बताता हूँ। तो ये जो हमारा मौलिक अधिकार है हमने इनको कहां से लिया, तो अमेरिका के संविधान से। और ये क्या करते हैं और किस प्रकार करते हैं, तो पॉइंट है संविधान में मौलिक अधिकार। संविधान में मौलिक अधिकार। तो हम लोगों ने कितने मौलिक अधिकार देखे, 6। तो पहला जो मौलिक अधिकार था समानता का अधिकार। इसमें कितने अनुच्छेद हमारे, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। इसमें बहुत बार पूछा जाता है इसमें कितने अनुच्छेद हमारे, 14 से लेकर 18 तक। वहीं दूसरे अनुच्छेद की बात करी है, दूसरे अधिकार की बात करी मैंने, तो दूसरा जो अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें जो हमारा अनुच्छेद है 19 से लेकर 22 तक। तीसरा जो मौलिक अधिकार की बात हम लोगों ने की है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें जो अनुच्छेद हमारे शामिल है, लगभग 2 अनुच्छेद शामिल है, 23 और 24। उसके बाद जो चौथा मौलिक अधिकार है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसमें जो शामिल है हमारे अनुच्छेद 25 से लेकर 28 अनुच्छेद तक। उसके बाद जो हमारा 5वां मौलिक अधिकार है वो है शिक्षा संस्कृति का अधिकार। शिक्षा संस्कृति का अधिकार 29 और 30 अनुच्छेद में। और जो मैंने आप लोगों को बताया लास्ट मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है हमारे अनुच्छेद 32 में शामिल। तो स्टूडेंट ये हमारे पूरे के पूरे मौलिक अधिकारों का स्ट्रक्चर है, जिसके बेस पर हम इन 6 मौलिक अधिकारों को देखते हैं। पहला जो मौलिक अधिकार है हमारा समानता का अधिकार। ये जो अधिकार है ये हमें बताता है हम सब लोग समान हैं, किसके सामने, संविधान के सामने, कानून के सामने। अब जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा इन मौलिक अधिकारों को। वहीं जो दूसरा मौलिक अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। आप यहां भी नोट करते चलिए, ये चीजें आप लोगों के लिए यहां भी जरूरी है। स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है वो हमारे लिए स्वतंत्रता, आने की स्वतंत्रता, जाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, कुछ भी खाने पीने की स्वतंत्रता, और भारत में भर में किसी भी जगह जाकर बसने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता,
दो संरक्षण के संबंध में स्वतंत्रता, ये सारी चीजें हमारे लिए भाग 3 के संविधान के जो मौलिक अधिकार है 2 में शामिल है। वही तीसरा जो मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें हमारे 2 अनुच्छेद शामिल है, अनुच्छेद 23 और एक अनुच्छेद 24। एक अनुच्छेद 23 और एक अनुच्छेद 24 ये हमें बताते हैं भारत में जो शोषण है वो कैसे रोका जाएगा और कैसे हम उसको बचा सकते हैं। इसमें एक पॉइंट हमारा बाल मजदूरी भी शामिल है। कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कंडीशन रखी है जिसके साथ इसको शामिल किया गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसमें शामिल है, देह व्यापार इसमें शामिल है, वो सब चीजें। बात करते हैं जो अगला हमारा मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी धर्म का प्रचार कर सकता है, किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा ले सकता है। ये जो हमारा बताता है संविधान का हमारा चौथा या 4th मौलिक अधिकार बताता है। वही बात करूं 5वें मौलिक अधिकारों की, तो भारत के संविधान में कुछ जाति, कुछ वर्ग, कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ कम संख्या में हैं, जिनको हम अल्पसंख्यक रखते हैं। किसमें रखते हैं स्टूडेंट? इनके लिए एक वर्ड है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक के विकास के लिए जो हमारे लिए मौलिक अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग अपने को या अपने अस्तित्व को या अपनी कल्चर को बचा पाए, उसके लिए हमारा ये 5वां मौलिक अधिकार है, जो कितने अनुच्छेदों में शामिल है? वो 2 अनुच्छेद 29 और 30। लाइक मैं बात करूं अल्पसंख्यक की, तो अल्पसंख्यक में कितने वर्ग आते हैं, ये कितनी जातियां, कितने समूह या कितने लोग आते हैं? तो इसमें लगभग 6 प्रकार के लोग शामिल हैं। तो स्टूडेंट आप लोग लिख लीजिएगा, जरूरी है। पहला जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पादरी और मुस्लिम। ये जो 6 वर्ग हैं, ये 6 कम्युनिटी है, 6 कास्ट है, जो हमारे लिए माइनॉरिटी में, ये अल्पसंख्यक में शामिल है। जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी और मुस्लिम, ये जो 6 लोग हैं, 6 हमारे अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल है। तो हमारा जो ये मौलिक अधिकार 5वां है शिक्षा संबंधी अधिकार, ये बताता है अल्पसंख्यक वर्ग को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए तथा अपने कल्चर या संस्कृति को बचाए रखने के लिए संविधान के द्वारा उसकी मदद की गई है इस अनुच्छेद या इस मौलिक अधिकार के बेस पर। उसके बाद जो हमारा अंतिम मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके बेस पर जन सामान्य सीधे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ सकते हैं। और आपको बता दूं स्टूडेंट, यही जो मौलिक अधिकार है हमारा 6वां, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। एक नोट करके लगाना जरा आप लोगों ने, जरूरी है इसको, कि अनुच्छेद 32 को या संविधान के 6ठे मौलिक अधिकार को, दोनों चीज जरूरी है, आर्टिकल 32 और फंडामेंटल राइट 6, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। तो संविधान की आत्मा किसने कहा इसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के 6ठे मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। और स्टूडेंट दोनों तरह से पूछा जाता है, अनुच्छेद 32 और फंडामेंटल राइट 6। तो ये मौलिक अधिकारों की चर्चा थी हमारे भाग 3 में। तो ये स्टूडेंट मैं आशा करता हूं आप लोग कुछ परसेंट समझ आएगा। जैसे जैसे बढ़ेंगे मैं इन चीजों को और आपके सामने एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अभी जो बात थी मेरे को खाली एक आपको भाग को थोड़ा सा अवेयर कराने की। तो भाग 3 में थे हमारे मौलिक अधिकार, वही भाग 4 की बात करें, भाग 4। तो भाग 4 हमारे लिए जरूरी है और बहुत बार पूछा जाता है। भाग 4 की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या शामिल है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको डायरेक्ट प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं, और ये शामिल है हमारे भाग 4 में। अनुच्छेद की बात करूं तो 36 से लेकर 51 अनुच्छेद तक, 36 से लेकर 51 अनुच्छेद तक जो बात होती है हमारे लिए, वो बात होती है डायरेक्ट प्रिंसिपल या स्टेट पॉलिसी की, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। देश में राज्य स्तर के जो कानून व्यवस्था को चलाने के लिए या राज्य को चलाने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वही शामिल है संविधान के भाग 4 में, और वो किस नाम से जानते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। स्टूडेंट ये पूछा जाता है बहुत बार, हमने लिया कहां से है? जैसे कि आप लोगों को मैं पहली क्लास में बता चुका हूं, जो भारत का संविधान है उदार का थैला है, मिला जुला संविधान है। तो जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमने लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिए? आयरलैंड के संविधान से। स्टूडेंट बहुत बार पूछा गया, आप इसको नोट कर लेना
कि भारत के संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटी के बाद या फंडामेंटल अधिकारों के बाद, मौलिक अधिकारों के बाद जो राज्य के नीति निर्देश तत्व है वो कहां से लिए गए हैं? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से या आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो इस प्रकार ये हमारे भाग 4 को कंप्लीट करते हैं, जिसमें राज्य किस प्रकार की नीतियां बनाएगा, राज्य किस प्रकार कानूनी सहायता देगा, राज्य में रहने वाले लोगों के लिए योजनाएं बनानी, वो सब चीजें हमारे भाग 4 में शामिल है। तो स्टूडेंट हम लोगों ने पहला भाग डिस्कस किया, जो भाग 1 था हमारा वो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 2 की बात करूं तो भाग 2 था हमारा नागरिकता के बारे में। जो भाग 2 भारत में रहने वाले व्यक्तियों को रहने के साथ साथ भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत तथा विदेश में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति किस प्रकार नागरिकता ले सकता है, किस प्रकार नागरिकता छोड़ सकता है, ये सब चीजें हमारे लिए भाग 2 में थी। वही मैंने भाग 3 की बात की, तो भाग 3 में मैंने आप लोगों को बताया मौलिक अधिकार, एक व्यक्ति को जीवन में जीने के लिए जो चीजें जरूरी है वो सब इन मौलिक अधिकारों में शामिल है। तो वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है हमारे 6 हैं और मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे वो 7। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा 7वां मौलिक अधिकार, आप लोग यही ऐड कर लीजिए। जो 7वां मौलिक अधिकार था हमारा वो 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में शामिल था, उसको मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया अनुच्छेद 300A में। स्टूडेंट मैं दोबारा आप लोगों को रिकॉल कराता हूं कि जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार है, संपत्ति का जो मूल अधिकार है, वो हमने 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बनाया, और वो आज है कहां? अनुच्छेद 300 में। अगर बात करूं संपत्ति का अधिकार, वो मूल अधिकार अनुच्छेद 31 में शामिल था और आज वो एक कानूनी अधिकार है, वो शामिल है अनुच्छेद 300 में। स्टूडेंट ये भी आप लोगों से पूछा जाता है कि संपत्ति का मूल अधिकार किस संविधान संशोधन से हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन से। कब हटाया गया? 1978 में। वो पहले किस अनुच्छेद में शामिल था? तो अनुच्छेद 31 में शामिल था, और आज वो एक कानूनी अधिकार के रूप में कहां शामिल है? तो अनुच्छेद 300A में। तो ये हमारा 7वां मौलिक अधिकार था, जो हमारे लिए एक अमेंडमेंट के द्वारा शामिल किया गया था। स्टूडेंट मैं आगे आप लोगों को दोबारा कराऊंगा इसको, जब मैं आपको संविधान संशोधन कराऊंगा, क्योंकि संविधान संशोधन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और संविधान संशोधन 44वां तो हमारे लिए जरूरी है। जैसे 42वां संविधान संशोधन जरूरी है, ऐसे 44वां संविधान संशोधन जरूरी है। तो भाग 4 में जो हमारे थे, भाग 3 मौलिक अधिकारों के बाद भाग 4 में जो था हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, जो हमें बताते हैं राज्य किस प्रकार चलाए जाएंगे और राज्य में किस प्रकार की नीतियां या योजनाएं बनाई जाएंगी, राज्य किस प्रकार अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कानूनी सलाह देगा, किस प्रकार उनको रोजगार भत्ता देगा, ये सब चीजें हमारे लिए भाग 4 में शामिल है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि संविधान में राज्य के निर्देश कहां से लिए गए? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। वही बात करें अगले भाग की, तो अगला जो भाग है हमारा वो भाग 4 क्या? स्टूडेंट ये भी जोड़ा गया है हमारे लिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये जो भाग 4 के हमारा शामिल किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976, भाग 4 के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें था क्या? हमारे मौलिक कर्तव्य। भाग 4 में क्या है? हमारे मौलिक कर्तव्य। भाग 4 में है हमारे 4 के में है हमारे मौलिक कर्तव्य, भाग 4A। और इसमें बात करूं अनुच्छेद की, तो ये हमारे अनुच्छेद शामिल है 51A या 51K में। दोनों चीजें जरूरी है स्टूडेंट। अभी जो हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज की या मौलिक कर्तव्य की, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन उनको संविधान में शामिल किया गया। और स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा था किस कमेटी ने सजेस्ट किए थे? तो कमेटी थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिसने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों या मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। इसमें 2-3 पॉइंट मैं आप लोगों को लिखवाता हूं जो आप लोगों ने जरूरी है, हैंड टू हैंड आप लिखते चलिए कि मौलिक कर्तव्य। तो हम लोग बात कर रहे हैं मौलिक कर्तव्यों की। मौलिक कर्तव्यों को शामिल कब किया गया? तो मौलिक कर्तव्य शामिल हुए 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। मौलिक कर्तव्य शामिल हुए, मौलिक कर्तव्य या इनको मूल कर्तव्य भी कहते हैं, मूल कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य शामिल हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कहां शामिल हुए? भाग 4 के में।
कौन से भाग में शामिल हो? भाग 4 क में। अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद 51 क में। तो बात कर रहे हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। कहां शामिल किया गया? भाग की बात करूं तो 4 क में। और किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? अनुच्छेद 51 क में। तो बात करते हैं कौन सी कमेटी ने सजेस्ट किया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर कितने मौलिक कर्तव्य थे? मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10। तो जब मूल संविधान में इस स्ट्रक्चर को शामिल किया गया तब मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी 10। और वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या, मौलिक कर्तव्यों की संख्या, वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो है 11। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी? 10। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़कर हो गई है 11। इसमें कितने हो गए वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या? 11। तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया या वो शामिल किया गया, ये भी मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं। जो 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य था वो जोड़ा गया है 11वां फंडामेंटल ड्यूटी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। स्टूडेंट, जो मूल मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी वो 10 थी और जो 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है वो शामिल किया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और ये 11वां मौलिक कर्तव्य था क्या? माता पिता या संरक्षक, माता पिता या संरक्षक, माता पिता या संरक्षक अपने 6 से 14 साल के बच्चे को, इसमें क्राइटेरिया जरूरी है, 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा का सही वातावरण देंगे। तो ये 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शामिल की गई है। और उसमें ड्यूटी में क्या था कि पेरेंट्स अपने 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा का सही वातावरण देंगे, बच्चे को शिक्षा का सही वातावरण देंगे, सही वातावरण देंगे। ये हमारी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी थी। इसमें कुछ क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूं कि मूल मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी 10, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या हो गई है 11। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो था ये कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शामिल किया गया है, माता पिता या संरक्षक अपने 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा का सही वातावरण देंगे। यही थी हमारी 11वें मौलिक कर्तव्य की ड्यूटी या फंडामेंटल ड्यूटीज। अब इसमें बात करता हूं जो हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है और कहीं ना कहीं बच्चों को, हम लोगों को भी डाउट की कहानी बताई गई कि कैसे ये चीज हो। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मूल संविधान का मतलब है 26 जनवरी 1950। अगर आप लोगों से पूछा जाए मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य तो 0। मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैंने बोला क्या है कि मूल संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी वो थी 0। लेकिन वही बात करूं मूल मौलिक कर्तव्यों की संख्या तो 10 और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11। ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों से जरूरी है पूछे जाने। इसको मैं दोबारा बोलता हूं कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0, मूल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11। स्टूडेंट समझ आया? मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। ये क्वेश्चन बनते हैं जहां गलतियां होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो एक बार मैं दोबारा आपके सामने फंडामेंटल ड्यूटी रिकॉल कराता हूं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया या मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। कौन सी कमेटी ने सजेस्ट किया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने सजेस्ट किया था। और किस भाग में शामिल किया गया? तो भाग 4A में शामिल किया गया। किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? तो अनुच्छेद 51 क में शामिल किया गया। और जब मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया तो कितने थे? 10। और आज कितने मौलिक कर्तव्य वर्तमान में? 11। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब शामिल किया गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य था क्या? तो मौलिक कर्तव्य था कि माता पिता या संरक्षक अपने 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा का सही वातावरण देंगे। स्टूडेंट, ये मौलिक कर्तव्य है क्या? मौलिक कर्तव्य है देश के प्रति हमारे कुछ ड्यूटीज, लाइक हम
वन संरक्षण पे काम करें, जानवरों को न मारे, पर्यावरण पेड़ पौधे बचाएं। इस तरीके की कुछ 11 ड्यूटी हम लोगों के सामने हैं जो हम लोग जिन पर काम करते हैं। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने सजेस्ट किया था, तब हमारे संविधान में शामिल हुई ये ड्यूटी या फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य, जिनको मानना हमारे लिए कहीं ना कहीं सही साबित होता है, जिनके लिए हम काम कर सकते हैं। तो ये हमारे भाग 4 क्या में शामिल होते हैं। वही बात करूं भाग 5 की, स्टूडेंट बात करता हूं भाग 5 की। आशा करता हूं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो स्टूडेंट मैं बात करता हूं भाग 5 की। भाग 5 क्या कहता है हमारा? भाग 5 कहता है जिसमें हम संघ या यूनियन को रखते हैं। संघ या यूनियन, पूरे देश को जो चलाने का स्ट्रक्चर है या पूरे देश की जो जानकारी हम लोग रख सकते हैं, वो सब हमारी शामिल होती है भाग 5 में। भाग 5 का मतलब है अनुच्छेद 52 से लेकर लगभग 160। हाँ, इतनी ही हम लोग जो कहानी बनेगी वो 160 तक ही रखूंगा, क्योंकि 152 वाली जो कहानी है वो गवर्नर की, वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शामिल होते हैं, इसीलिए मैंने इनको इसमें रखा। वैसे जो कहानी है 52 से लेकर 151 तक, 151 से 152 के बाद जो शुरू होता है हमारा राज्य, जो हमारा भाग 6 शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं कहीं ना कहीं इसमें राज्यपाल को भी आप लोगों के सामने शामिल करूंगा, जो शायद आपको पढ़ने में थोड़ा सा आसान हो। तो भाग जो 5 है हमारा संघ यूनियन को बताता है, और यूनियन को बताने का मतलब है देश में होने वाली गतिविधियां या देश से संबंधित सभी बातें, देश से संबंधित सभी बातें, देश से संबंधित सभी बातें। जैसे देश में केंद्र की संसद, केंद्र की संसद, ये किसमें है? हमारे लिए भाग 5 में शामिल है। देश की बड़ी जो लोकसभा, ऐसे कह सकते हैं, साथ में राज्यसभा और साथ में संसद का एक विभिन्न अंग राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर संसद बनते हैं। ये सारी चीजें हमारे लिए भाग 5 में शामिल है। भाग 5 में शामिल होने का मतलब है जो हमें जानकारी देता है। इसमें जानकारी देता क्या है? देश किस प्रकार चलेगा देश, और देश में किस तरह की नीतियां बननी चाहिए, या देश के जो बड़े वर्ग के लोग हैं वो कैसे देश को चलाने में सहायता करते हैं। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रखूंगा, कल फिर मैं आप लोगों के साथ आऊंगा। अपनी इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज हमने जो डिस्कस किए हैं भाग 4 डिस्कस किए हैं, कल की जो क्लास में डिस्कस करूंगा भाग 4 के बाद भाग 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे ही सही हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे और इसी प्रकार आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके नंबर हमारे चैनल के प्रयास से अच्छे बन पाए और आपके कुछ क्वेश्चन हमारे इन वीडियो से हेल्प मिले या हमारे वीडियो से आपके कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हो पाए। आज के लिए इतना ही रोकता हूं। थैंक यू।